आज देखिए कि हम फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक एग्जांपल देख लेते हैं। पिछले वीडियो के डेरिवेशन के बेस्ड रहेगा ये। इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन में अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम is suspended in the equilibrium between two horizontal metal plates 10 cm apart having a potential difference of 4000 volt across them. Find the mass of the particle. अब बताता हूँ मैं आपको। देखो ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। ये दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेट जो डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर अपार्ट। कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अपार्ट पे हैं, ठीक है। और ये दोनों देखो, दोनों के बीच में नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट ये भी कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज, ये भी प्लेट नेगेटिव चार्ज ही कैरी कर रहा है, ठीक है। जब ये दोनों जो नेगेटिव चार्ज है इनका जो रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज कितने का है, कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वो चार्ज दे रहा है, ठीक है। जब ये दो चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो एक कुछ वोल्टेज जनरेट करेगा, ठीक है। जब एक दूसरे के पास आएंगे तो कुछ वोल्टेज जनरेट करेगा। तो वो वोल्टेज कितना है, 4000 वोल्टेज है अक्रॉस देम। ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो 4000 वोल्टेज जनरेट होगा। अब हमें क्या फाइंड करने का क्या है, फाइंड द मास ऑफ द पार्टिकल। जो एक जो पार्टिकल्स हैं इनके मास कितने हैं वो हमें फाइंड करना है। तो इसी में हमको क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं अभी हम। गिवन में दिया है चार्ज कितना दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये दिया है चार्ज। फिर उसके बाद हुआ डिस्टेंस दिया हुआ है ना, डी एक्स कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10⁻2 मीटर, ठीक है। फिर अभी हमें वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो डी वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 4000 वोल्टेज दिया हुआ है। अब हमें पिछले डेरिवेशन में हमने ये देखा था फॉर्मूला, E इक्वल्स टू -dV अपॉन dx, ये देखा था हमने, इक्वल्स टू, अब dV अपने को क्या दिया हुआ है, वोल्टेज कितना हुआ है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज कितना दिया हुआ, वोल्टेज है दिया हुआ है अपने को 4000 अपॉन dx कितना दिया हुआ है, जब इसको करेंगे तो 10⁻⁻1 आता है ये, ठीक है। ये रिलेशन हमने देखा था पिछले डेरिवेशन में। कैसे रिलेशन था कि जो था dV इक्वल्स टू E इंटू dx था, ये हमने पिछले डेरिवेशन में देखा था, उसी रिलेशन के हिसाब से ये आया है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, और ये एरिया होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, ये पोटेंशियल होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हमें कितनी मिल रही है, अभी इसको जब कैलकुलेट करेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो हमें मिलेगा -4 इंटू 10⁻4 मिलेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है ना नंबर, नीचे का नंबर नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10⁻4। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो SI यूनिट है वो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एज द चार्ज पार्टिकल remain suspended in equilibrium, suspended in equilibrium, as the charge particle remain suspended in equilibrium, उस कंडीशन में क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू mg मास इंटू ग्रेविटी, और मास इंटू ग्रेविटी कॉरस्पॉन्ड है इसका QE, ये मास, और मास इंटू ग्रेविटी का कॉरस्पॉन्ड है Q इंटू E। तो हम लोग को क्या मास ही ढूंढने का ना, तो मास क्या था अपने को, तो उसको मास है अपना m इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, Q इंटू E अपॉन G, इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो G नीचे आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या दिया हुआ है, देखो ये हमें फॉर्मूला मिलता है m फाइंड करने का ना, तो m को ऐसे ले लिए, और ये देखो Q/E के नीचे G आ गया, ये कैसा बन गया फार्मूला। तो फिर हम इसका EQ फाइंड किया, तो मालूम है इधर ऊपर इसी की वजह से कि इसमें लगेगा, इसके लिए हमने E फाइंड किया, इसके लिए E हमने पहले फाइंड किया क्योंकि इसमें लगने वाला था। तब इसका Q की वैल्यू क्या अपने को रखने का, इधर Q की वैल्यू 1.6 है,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये हो गया। अब ई की वैल्यू क्या है, -4, ये क्या है, ये भी देखो ये माइनस में है, -4 इंटू 10⁻4 अपॉन जी की वैल्यू तो अपने को पता ही है क्या आती है, जी की वैल्यू होती है 9.81। ये देखो ये जो चार्ज है, चार्ज ये नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, अपने को बताया कि नेगेटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव चार्ज है, इसके लिए हमने इसको नेगेटिव में लिया, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। तभी जब इसको सॉल्व करेंगे, ये अपने ये ग्रेविटी तो अपने को मालूम है ना कि ये होता है 9.81 होता है ग्रेविटी की वैल्यू, जी की वैल्यू, इसके लिए गिवन में नहीं हम दिया था, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 9.81 होती है इसकी वैल्यू। जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिलेगा 0.653 इंटू 10⁻⁻15 kg। इसका आंसर क्या मिलेगा, इतना मिलेगा 0.653 इंटू 10⁻⁻15 kg। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल सकता है, 6.53 इंटू 10⁻⁻16 kg, क्योंकि इधर से एक पॉइंट शिफ्ट किया तो इधर एक बढ़ेगा ना, एक पॉइंट माइनस बढ़ेगा तो 16 हो गया। ये क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू हो जाएगी, 6.53 इंटू 10⁻⁻6 kg। ये था, इसमें मास फाइंड करना था, मास फाइंड हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अभी देखते हैं, पहले इसका समझ लेते हैं, पहले छोटा सा एक कि 2 पॉइंट चार्जेस रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे 2 पॉइंट पे ऐसा मतलब चार्जेस रहते थे, इधर दोनों पॉइंट पे चार्जेस रहते थे, और कुछ कारण की वजह से चार्जेस बहुत दूर चल जाते हैं, एक चार्जेस इधर चल जाता है, एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, दोनों चार्जेस बहुत इन्फिनाइट डिस्टेंस पे दूर चल जाते हैं, ठीक है। जब दूर चल जाते हैं तो वो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ज़ीरो हो जाता है। जब दोनों के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाता है, इसके अंदर कोई वर्क डन नहीं होता है। तब जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाता है तो कोई वर्क डन नहीं होता है। फिर जब कुछ देखो दोनों पॉइंट स्टार्टिंग में तो एक पास में रहते हैं, फिर ऐसा कुछ हो जाता है कि उन लोग दोनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पे दूर हो जाते हैं। जब दूर हो जाते हैं तो कोई उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है। जब ये दोनों चार्जेस थे पहले मेन पोजीशन पे, 2 पॉइंट चार्ज इधर थे एक साथ में, ऐसा कुछ हुआ कि दोनों इन्फिनाइट डिस्टेंस पे दूर चले गए हैं। दूर जाने की वजह से दोनों के अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी तो हो नहीं पा रही, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो उससे वर्क डन भी नहीं होएगा, ठीक है। फिर ऐसे इसमें क्या बोला गया है कि जब ये जो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे थे वो एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे चार्जेस, इधर एक चार्जेस है, दोनों चार्जेस है, जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन आएगा, दोनों क्योंकि रिपल्शन की वजह से जो वर्क होता है, जब ये रिपल्शन होता है, दोनों रिपल्शन होगा तो एक वर्क जनरेट होगा, जिससे कि जो अपना एक पोटेंशियल एनर्जी वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। रिपल्शन की वजह से एक वर्क जनरेट होगा, जब एक दूसरे के पास आएंगे दोनों तो वर्क डन होएगा, तो उसी वर्क डन को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो यही इसमें लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ पॉइंट चार्ज के इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to assemble the system of charge by bringing them from infinity to their पोजीशन। मतलब इन्फिनिटी जो डिस्टेंस था उसमें पोजीशन नज़दीक लाके, इन्फिनिट डिस्टेंस पे था उसको नज़दीक पोजीशन पे लाने के बाद जो भी वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। तो इसके लिए देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट एनर्जी एंड ऑफ अ डायपोल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में यही बताया गया है। देखेंगे ये देखो, इसमें नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे जो भी सिस्टम में है। ये क्या है, ये होता है पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2, ये सब क्या है, अपने पोजीशन वेक्टर है। फ्रॉम पॉइंट ओरिजिन से जो भी निकल रहे हैं, ये देखिए पोजीशन वेक्टर से 2 चार्जेस के टू चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 इज एट अ पॉइंट ए एंड बी पे। दो चार्जेस हैं, देखो Q1 Q2 है पॉइंट ए और बी पे, दोनों पोजीशन पे हैं दोनों चार्जेस।
विथ पोजीशन वेक्टर, ये सब पोजीशन वेक्टर है। किसके साथ है, वो जो चार्जेस है वो पोजीशन वेक्टर के साथ है, R1 और R2 ये पोजीशन वेक्टर के साथ ये दोनों चार्जेस हैं पॉइंट ए और बी पे। तो वही बताया, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इज एट पॉइंट ए और बी पे, ए एंड बी विथ पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 फ्रॉम ओरिजिन O से, ये दोनों पोजीशन वेक्टर पे हैं जो कि Q1 एंड Q2 है, चार्जेस Q1 एंड Q2 चार्जेस हैं विथ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O से, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन से। अब इधर हम देखते हैं कि जो भी चार्ज Q1 की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो देखते हैं। चार्ज Q1 की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो इधर क्या लिखा है कि नो वर्क इज़ डन इन ब्रिंगिंग द पॉइंट टू ए। कोई भी वर्क डन नहीं होगा जब पॉइंट ए तक लेके आएंगे हम चार्ज को, पॉइंट ए तक लेके आएंगे, ओ से लेके ए तक ले जाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स टू वर्क अगेंस्ट दैट चार्ज, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट चार्ज के अगेंस्ट वर्क कर सके, उसके वर्क हो सके। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा कि दोनों के बीच में रिपल्शन हो तो वर्क जनरेट हो, ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा। तो इसको हम समझते हैं, कैसे समझते हैं, देखो पॉइंट ओ से लेके ए तक जब जाएगा चार्ज Q1, जब वो पॉइंट ओ से लेके जब पॉइंट ओ से लेके ए तक जाएगा, एक चार्ज देखो, एक इन्फिनिटी पे एक चार्ज समझ लो, ऐसा समझ लो एक इन्फिनिटी पे चार्ज है। जब देखो ये पॉइंट ओ से जब चार्ज आ रहा है, ओ तक आ रहा है जब, ठीक है, जब वो पॉइंट ओ तक आ रहा है तो इसके बीच में कोई चार्जेस नहीं पड़ रहे हैं, जो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है कि इससे वर्क डन हो। जब इधर आ गया तो कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है कि इसके साथ वर्क डन होके वो, ठीक है। इसके लिए इधर दिया हुआ है नो वर्क इज़ डन इन ब्रिंगिंग, क्योंकि इन्फिनिट पे क्या होता है कि इन्फिनिट पे कोई वर्क डन नहीं होएगा, ठीक है, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है, दोनों चार्जेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होता है। सिर्फ हम लोग इसके लिए हम लोग ने इस देखो ये सिर्फ वो ही पॉइंट का, सिर्फ जो पॉइंट ए पे है वो चार्जेस है, उसका पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ रहेगा ही ना। हमने क्या बोला है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, लेकिन ये सिंगल चार्ज का है ना, ये चार्ज का Q1 के चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी है। देखो दोनों के बीच का कोई वर्क डन नहीं हुआ ना, इसको समझ लो है ही नहीं, इस चार्ज को समझ लो है ही नहीं। तो जब ये पॉइंट ओ से लेके इधर ए तक आ रहा है, ठीक है, जब वो ये चार्ज पॉइंट ओ से लेके ए तक आ रहा है तो उसके बीच में उससे कोई वर्क डन ही नहीं है, कोई दूसरा चार्जेस नहीं है कि वर्क डन हो, दोनों में रिपल्शन है तो वर्क डन क्रिएट है। इसके लिए वर्क डन वो नहीं हो रहा है, इसके लिए दिया हुआ नो वर्क इज़ डन इन ब्रिंगिंग द पॉइंट टू ए, जो चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में कोई वर्क डन नहीं हो रहा, बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स टू वर्क अगेंस्ट द चार्ज। इस चार्ज से अगेंस्ट कोई करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसके लिए इसी Q1 का ही लिखे हम लोग ने पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1। इसके लिए इसका ही लिखे हैं, Q1 का लिखे हैं। अब Q2 का देखते हैं, फॉर चार्ज Q2। इसके पहले हमने चार्ज 1 फाइंड किया था, अब हम लोग फॉर चार्ज Q2 के लिए देखेंगे। चार्ज Q2 में क्या बोला गया है कि व्हेन वी ब्रिंग इट टू पॉइंट बी फ्रॉम इन्फिनाइट देन वर्क डन। देखो इसका मतलब क्या कह रहा है कि देखो इसमें क्या था कि जब हम Q1 था, जब Q1 पॉइंट O से लेके ए तक गया था, तो ये इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था Q2 समझ लो कि इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था। जब ये Q0 और वो ओरिजिन से लेके ए पॉइंट पे तक आया तो इसमें कोई वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत इन्फिनाइट डिस्टेंस पे दोनों में रिपल्सन या अट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके लिए वर्क डन नहीं हुआ। इसकी वजह से पॉइंट चार्ज Q1 में वर्क डन नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने Q1 का जो चार्ज था उसका सिर्फ पोटेंशियल लिखे थे हम लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वो जीरो था, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था। और यही बोला गया है चार्ज Q के लिए, जब चार्ज Q इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, जब चार्ज Q इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, जब उसको हम लोग इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके, देखिए इन्फिनाइट डिस्टेंस से हम लोग इसको पॉइंट बी पे लेके आएंगे। जब पॉइंट बी पे लेके आएंगे, इन्फिनाइट डिस्टेंस से हम लोग उसको पॉइंट बी पे लेके आएंगे,
जब पॉइंट बी पे लेके आएंगे तो ये दोनों चार्ज Q1 और चार्ज Q2 के बीच में कोई रिपल्शन होएगा, उस रिपल्शन की वजह से वर्क डन होएगा। ठीक है, वो दोनों चार्जेस की वजह से रिपल्शन होगा, रिपल्शन की वजह से वर्क डन होएगा। जो उसी वर्क डन को हमको उधर वो वर्क डन हो रहा है तो उसी को हम लोग इधर लिखेंगे। दोनों चार्ज के बीच में इन्फिनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, वो पॉइंट बी पे आ रहा है। जब पॉइंट बी पे आएगा तो ये पॉइंट ए पे तो है ही ये, जब वो पॉइंट बी पे आएगा तो दोनों के बीच में रिपल्शन होएगा, दोनों साथ में चार्जेस आ जाएंगे ना, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होएगा, उस रिपल्शन की वजह से वर्क डन होएगा। पहले ये अकेले Q1 था, Q1 जब अकेले था तो दोनों के बीच जब उसके आगे पीछे कोई चार्जेस नहीं थे, जब इसके आगे पीछे कोई चार्जेस नहीं रहे तो वर्क डन कैसे करेगा, इसके लिए उसका वर्क डन 0 था, इसके लिए इसमें वर्क डन 0 बताए थे। ठीक है, अब पॉइंट 2 पे आ रहा है, जब ये इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज क्यूब बी पे आ रहा है तब दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन की वजह से वर्क डन हो रहा है। तो वही इधर बताया गया है कि when we bring it to a point B from infinite then work done, दोनों की वजह से इसके लिए वर्क डन हो रहा है। तो उसको वर्क डन को कैसे लिखेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल एट अ पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल आ रहा है पॉइंट बी पे, इंटू Q2 दोनों के बीच का देखो। ठीक है, तो हम लोग उसी वर्क डन को ऐसे लिखेंगे, पोटेंशियल जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाय R12 इंटू Q2। तो ये R12 कैसे आया ये बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है दोनों के बीच, देखो ये वर्क डन किसके बीच में हो रहा है, ए और बी के बीच में आ रहा है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R1 और 2, R12 के बीच इसका डिस्टेंस हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है, इसके लिए हमने लिखा R12 डिस्टेंस R12। फिर हम उसको वर्क डन भी करके लिख सकते हैं, जो वर्क डन हुआ उसी को हम लोग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, 1/2, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल था इसमें, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12। ये था अपना डेरिवेशन, इधर डेरिवेशन ख़त्म होता है। ठीक है, इधर डेरिवेशन ख़त्म होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम और पॉइंट चार्ज का। ठीक है, इधर से ख़त्म होता है इधर।